भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज जो कहानी मैं आप सबसे बांटने वाली हूँ वो मेरे छोटे भाई ने मुझसे शेयर किया था। कहते हैं ना कि कुछ आदतें हमें विरासत में मिलती है। आप चाहे मेरी बातों पे भरोसा करें या ना करें, पर मेरे वंश के हर पीढ़ी के कुछ लोगों में रूहों के साथ सामना होने का सिलसिला हमेशा से चलता आ रहा है। जितना मुझे पता है, मेरे दादाजी ने उनकी पत्नी के मौत के बाद रूहों को मुक्ति दिलाने का काम बंद कर दिया और बस अपने परिवार और जमींदारी पे ध्यान देना ही सही समझा। मेरे पापा भी एक धार्मिक इंसान थे और उनको आत्माओं पे यकीन था, पर वो कहानियां उन्होंने कभी हमसे बांटा ही नहीं। उनके बाद मुझे और मेरे भाई को बहुत सारे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जिन्हें हम खुद भी समझ नहीं पाए। इन्हीं चीजों को खुद से समझने की कोशिश में हम हर तरह के हॉन्टेड बुक्स और हॉरर शोज देखा करते थे। उन्हीं में से एक था 2010 का MTV गर्ल्स नाइट आउट। उसी शो के माध्यम से मुझे गौरव तिवारी के बारे में पता चला, जो कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। उनका काम था हॉन्टेड जगहों पे जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना। ये सब जानने के बाद भाई ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में अप्लाई भी कर दिया, पर 18 साल के नीचे उम्र होने के कारण उसका एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं IIT खड़गपुर अपना BTech इंजीनियरिंग करने चला गया, लेकिन उसके अंदर तब भी पैरानॉर्मल विषयों को जानने का जुनून था। IIT खड़गपुर के टफ कंपटीशन और अपने ही बैचमेट्स के दोस्ती ना करने के मनोभाव से भाई ज़्यादातर वक्त IIT कैंपस में घूमने और उसे जानने में लगा रहता था। 2100 एकड़ का बड़ा कैंपस पूरे इंडिया में सबसे बड़ा IIT माना जाता है और उसी IIT खड़गपुर के 50% से ज़्यादा आज भी जंगलों से घिरा हुआ है। एक शाम करीब 8 बजे दिवाकर, मेरा भाई, नेहरू म्यूजियम देखने के लिए निकलता है, जो पहले के ज़माने में हिजली डिटेंशन कैंप हुआ करता था, जब ब्रिटिश हमारे भारत पे कब्जा किए हुए थे। मेरे भाई को पहले से ही पता था कि म्यूजियम में कोई एंट्रेंस या एग्जिट गेट नहीं था और ना ही कोई आने जाने के वक्त की पाबंदी। असल में ये म्यूजियम सिर्फ सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। मैंने अपना साइकिल बाहर पार्क किया और म्यूजियम के अंदर चला गया। कुछ वक्त ग्राउंड फ्लोर पे बिताने के बाद भाई सेकंड फ्लोर पे भी घूमने का मन बनाता है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पे अपना कदम रखा, उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, मानो कोई उसे देख रहा हो। पर म्यूजियम पे उस वक्त ना सेकंड फ्लोर पे कोई था और ना ही पूरे बिल्डिंग पे। मन का वहम मानकर भाई अपने बाएं तरफ के एकदम आखिर के 8 फ्रेम्स देखने के लिए चलने लगा, लेकिन कुछ 1-2 कदम चलते हुए ही उसे अपने साथ साथ ठीक उसके पीछे किसी और के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे जैसे भाई आगे बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही उसके पीछे कोई साथ में चलने लगा था। भाई रुकता तो पीछे का वो शख्स भी रुक रहा था। थोड़ी देर में भाई को ये सब बस कोई दिमाग की रची हुई काल्पनिक सोच लगी और इसलिए 8 फ्रेम्स के नजदीक जाकर वो उन्हें अच्छे से देखने लगा। 8 फ्रेम्स को देखने के बाद मैं मुड़कर उसी फ्लोर के दूसरी ओर जैसे ही चलना शुरू करता हूँ, वापस से वही कदमों की आहट जैसे मेरा पीछा करने लगी। मुझे वहाँ और ज़्यादा देर रुकना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने सीढ़ियों से वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाना चाहा।
तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे उन कदमों ने अचानक से तेज़ी पकड़ ली हो। पीछे मुड़ के देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं उस दिन वहाँ से वापस आ गया। इसलिए उसने तय किया कि अगले दिन इसी जगह पे शाम के 4 बजे के बाद जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तब दोबारा म्यूजियम आएगा। इस बार भाई अपने साथ उसका घर पे खुद से बनाया हुआ EMF रीडर और EVP रिकॉर्डर साथ में लाना ठीक समझा। अगले दिन अपने साइकिल पे उन चीज़ों को साथ में लेते हुए नेहरू म्यूजियम पे पहुंचने के लिए भाई ने शहीद मार्ग रोड को चुना, जो रास्ता काफ़ी छोटा था। 2 साइकिल भी एक साथ उस रास्ते पे चलाना मुश्किल सा था। जैसे ही मैं अपने साइकिल को दाईं तरफ मोड़ता हूँ म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए, उसी वक्त मेरे बैग से बहुत ज़ोर से बीप्स की आवाज़ आने लगती है और वो मेरे बैग के अंदर रखी हुई EMF मीटर से आ रही थी, जो कि मैंने ही अपने रूम में बैठ के बनाया था। EMF मीटर्स ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट करने के काम आते हैं, जो कि आपके नॉर्मल टीवीज़, AC या फिर रेफ्रिजरेटर से भी निकलते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो हैवी वोल्टेज में, तो उनके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि स्पिरिट्स भी एक एनर्जी ही होती है, जिस वजह से उनमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, जो कभी कभी आप एक EMF मीटर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। पर उस वक्त ऐसा डिटेक्ट होना नामुमकिन सा था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई घर ही नहीं था जहाँ से भाई अपना साइकिल लिए हुए आ रहा था। मेरे भाई दिवाकर ने अपना साइकिल एक बड़े से बरगद के पेड़ के साथ लगाकर पार्किंग कर दी, जो पेड़ करीब 100 साल पुरानी थी। इसके बाद वो उस EMF रीडिंग का असली कारण ढूंढने लग गया। कुछ ही पलों में उसने जाना कि वो बिल्कुल शहीद मार्ग के बीचों बीच खड़ा है, जहां एक तरफ एकदम रास्ते के आखिर में नेहरू म्यूजियम मतलब हिजली डिटेंशन कैंप है और दूसरी तरफ रास्ते के आखिर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स बैरक है, जहां पे जाकर ये रास्ता खत्म होती है। चारों तरफ उस जगह पे बस लंबे ऊंचे घास और कुछ 100 साल पुराने पेड़ दिख रहे थे। बाकी ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स के बैरक की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को मन ही मन पूछता रहा भाई कि आखिर ऐसी सुनसान जगह पे EMF कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, कि तभी उसे एक ब्रिटिश पुलिस क्वार्टर बिल्डिंग पे एक टीवी सेट जैसा कुछ दिखा। पर ऐसा कैसे हो सकता था? कोई भी उस बिल्डिंग पे अब नहीं रहता था, बस बिल्लियां और चमगादड़ों के अलावा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन बैरक्स पे अब कोई भी बिजली का कनेक्शन था ही नहीं। ये सब सोचते हुए जैसे ही दिवाकर उस बिल्डिंग के एक रूम पे टेलीविजन सेट चल रहा है कि नहीं देखने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी कोई या किसी ने उस पे उसका बाईसाइकिल फेंक दिया। ऐसा लगा कोई उस साइकिल को हवा में उछालकर भाई को मुंह के बल रास्ते पे गिराना चाहता था। जैसे ही भाई का सर रास्ते पे गिरकर ठोकर खाई, उसका EMF मीटर अचानक से एकदम बंद हो गया और साथ ही जो लाल LEDs उस मीटर पे अब तक जल बुझ रहे थे, वो भी जलना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद अपने जख्मों से उभरते हुए दिवाकर ने सोचा कि अब वो उस नेहरू म्यूजियम पे वापस बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैंने सोचा कि अच्छा यही होगा कि मैं अपना फोकस नेहरू म्यूजियम से हटा के IIT खड़गपुर के बियॉन्ड जो जंगल है, उस जंगल को एक्सप्लोर करने में टाइम स्पेंड करूं। पहले भी कई बार करीब रोज उस जंगल पे जाने के लिए भाई नाकाम कोशिश करता रहता था, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे हर बार इधर उधर ताकाझाकी करते हुए पकड़ लेते थे और उस जगह को रेस्ट्रिक्टेड एरिया बताया करते थे। वहां आना जाना बिल्कुल मना था सबको। लेकिन उस दिन भाई की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पोस्ट के आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रहा था। भाई जल्दी से साइकिल चलाकर उस पोस्ट को पार करते हुए जंगल के अंदर चला गया,
जहाँ पे उसे पुरानी टूटी फूटी सी स्कूल बिल्डिंग दिखी। भाई को यकीन था 20 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद इतने दूर तक पक्का उसे कोई सिक्योरिटी गार्ड पीछा नहीं कर रहा होगा। तो भाई ने अपना बैकपैक खोला पानी का बोतल निकालने के लिए कि तभी वो ये देखकर निराश हो गया कि वो अपने साथ EMF रीडर लाना भूल गया था, क्योंकि भाई को लगा था कि आज भी सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेगा और दिनों की तरह। जो भी हो, उसे एक बात की खुशी थी कि उसके पास फिर भी उसका घर पे बनाया हुआ EVP रिकॉर्डर बैकपैक पे साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ पड़ा हुआ मिला। दिवाकर ने तुरंत EVP रिकॉर्डर को ऑन किया और अपने शर्ट के पॉकेट पर रख दिया ताकि किसी भी परिस्थिति पे उसका सही वक्त पर अपने आप इस्तेमाल हो सके। जंगल के जितने अंदर वो चला जा रहा था उतना ही उसे हर रास्ते पर सही मोड़ चुनना पड़ रहा था। अगर उसने कभी गलत निर्णय लिया वो वापस उस जंगल से अंधेरा होने से पहले निकल नहीं पाता। जंगल में चारों तरफ बस एक अलग सा सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में झिंगुरों की आवाज के अलावा और कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सूखे हुए पत्तों के ऊपर से गुजरते हुए भाई संभल के चल रहा था, क्योंकि गीली मिट्टी से कभी भी वो फिसल के गिर सकता था। जगह जगह पे गड्ढे थे और वहां कीचड़ और पानी जमा हुआ था। आसमान का रंग भी साफ दिखना मुश्किल था। काफी अंधेरा सा छाने लगा था और रास्ता भी इतना खराब होने पर भाई सावधानी से आगे बढ़ रहा था। शाम के 6:15 बजे हुए होंगे। भाई को समझ में आया कि उसने करीब 2 घंटों से ज्यादा साइकिल चलाई है और उसे अब तक ये अंदाजा नहीं था कि वो सही रास्ता चुन रहा था वापस जंगल से निकलने के लिए या जंगल के और अंदर चला जा रहा था। तभी उसे लगा उसके बाएं तरफ एक आदमी सफेद लिबास में कैंपस बाउंड्री के दीवार के पास खड़ा है। भाई ने फौरन सोचा कि यही सही मौका है उस आदमी से एक बार पूछ ही लेते हैं आखिर ये जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। हो सकता है इसके बाद और ज्यादा घना अंधेरा पूरे जंगल में छा जाए। दिवाकर अपना साइकिल रोक कर पीछे मुड़कर अपने बाएं तरफ देखते हुए फौरन बोला, भैया क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? सवाल पूछते हुए अपने पलके उठाकर देखते ही भाई चौंक गया, क्योंकि वहां पे कोई भी आदमी उस पल मौजूद नहीं था। लेकिन अभी तो मैंने धोती कुर्ते में यहाँ किसी आदमी को खड़ा हुआ देखा था, फिर कहाँ गया वो? अपनी आखिरी उम्मीद को गवाकर, दुखी होकर और इस घटना से डरते हुए जैसे ही भाई सामने की तरफ अपना सर घुमाता है वो तभी उसके सामने उसी आदमी को बहुत जल्दी में तेज भागते हुए देख पाता है, मानो कोई उसकी जिंदगी खतरे में हो। जोरों से भाई उस आदमी को आवाज लगाता है, पर वो आदमी इतनी जल्दी में भाग रहा होता है कि भाई ने उसका पीछा करने का सोचा। अपना साइकिल बहुत ज्यादा स्पीड में भगाकर भाई आगे बढ़ने लगा, पर वो रास्ता शायद उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे खराब रास्ता मालूम हो रहा था। कीचड़ और गीली मिट्टी से भरे हुए इतने बड़े गड्ढे थे कि कोई भी गाड़ी ध्यान लगाकर ना चलाने पर कभी भी उलट सकती थी। भाई पूरी कोशिश कर रहा था उस भागते हुए आदमी का पीछा करने में, लेकिन जैसे ही उसे उस आदमी के शक्ल की एक झलक देखने का मौका मिला, उसने फौरन अपने साइकिल को पैडल करना बंद कर दिया। उस आदमी के कपड़े एकदम सफेद नहीं थे, बल्कि उसके ऊपर काले रंग के लंबी पट्टियां बने हुए थे और उस आदमी के सर से
खून बह रहा था। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज ये घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहां मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियां जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।